शुरुआत करेंगे खबरों की, उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं चंडीगढ़ से, जो कि आ रही है। कल एचएसवीपी की बड़ी बैठक होनी है। हरियाणा सचिवालय में ये बैठक होगी। सीएम मनोहर लाल इस बैठक में अध्यक्षता करेंगे। सुबह 11 बजे अधिकारियों के साथ ये बैठक की जाएगी। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। कल एचएसवीपी की बैठक होने जा रही है और हरियाणा सचिवालय में ये बैठक निर्धारित है। सीएम मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सुबह 11 बजे अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी। हरियाणा सचिवालय में एचएसवीपी की ये बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा सचिवालय में एचएसवीपी की बैठक और इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। सुबह 11 बजे अधिकारियों के साथ मीटिंग भी करेंगे मुख्यमंत्री। हरियाणा सचिवालय में एचएसवीपी की बैठक, मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सुबह 11 बजे अधिकारियों के साथ मीटिंग भी करेंगे मुख्यमंत्री। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। हरियाणा में नैतिकता शिविर आयोजित की गई। मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिस्सा लिया। वहीं मुख्य वक्ता के तौर पर सुधांशु महाराज ने शिरकत की। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रतिक्रिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद सभी कर्मचारी, अधिकारियों और समाज के बीच नैतिक मूल्य को स्थापित करना है। जहां अब तक हरियाणा के 3.5 लाख कर्मचारी ने मिशन योगी कार्यक्रम शुरू किया है। 20 नवंबर तक योगी मिशन कार्यक्रम में हरियाणा के 2,10,000 कर्मचारी शिरकत कर चुके हैं। सभी ने मिशन की सराहना की है। मिशन शुरू करने के मकसद से अधिकारियों को काम करने की प्रेरणा और समाज सेवा की भावना जागृत करना है। मिशन में समाज के सभी अच्छे वक्ताओं को समय समय पर बुलाया जाएगा। के संदेश और ध्येय बिल्कुल स्पष्ट है कि हम सब लोगों को, चाहे हमारे नेता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो अथवा सामान्य समाज हो, जीवन मूल्यों के ऊपर आगे बढ़ करके उनको सबको अपना व्यवहार करना चाहिए। अब क्योंकि सरकार के साथ आम जनता का एक व्यवहार जो होता है, उससे बहुत सी बातें ऐसी होती जो सुधार की गुंजाइश है। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर में हमने जो हमारे 3.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, उनको कर्मयोगी मिशन, इसके अंतर्गत हरियाणा कर्मयोगी का एक कार्यक्रम चलाया है। हिप्पा के माध्यम से इस अभियान को 30 नवंबर को शुरू किया गया था। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में ओलावृष्टि से फसलों में हुए नुकसान को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने फसलों में हुए नुकसान की स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए हैं, जिसके बाद किसानों को नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। तो अभी जैसे पिछले 3-4 दिन में हरियाणा भर में वर्षा भी हुई है और कई ओलों की भी ऐसी ओलावृष्टि जो हुई, उसके कारण से कुछ जिलों में फसलों का नुकसान हुआ है। आज ही हमने ऐसे स्थानों पर जहां ओलावृष्टि से फसलों का नुकसान हुआ है, ऐसे क्षेत्रों में स्पेशल गिरदावरी के आदेश कर दिए हैं। उन सब किसानों को, यानी जिनका ओलावृष्टि के कारण से नुकसान हुआ है, स्पेशल गिरदावरी करा करके उनको मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। किसानों को अब उचित मुआवजा करने की घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कर दी है। मुख्यमंत्री की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है कि किसानों को ओलावृष्टि से हुए सभी नुकसान का गिरदावरी अब दिया जाएगा और जितने भी नुकसान किसानों को हुए हैं उसकी भरपाई सरकार करेगी। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अपने अंबाला स्थित आवास पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आए सैकड़ों लोगों की समस्याओं को सुना, जिसमें हिसार निवासी फरियादी को मोबाइल पर आपराधिक तत्वों द्वारा जान से मारने की धमकियां दिए जाने के मामले में कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने इस मामले में हिसार रेंज के आईजी को हिसार छोड़ अन्य जिले से एसआईटी गठित कर मामले में जांच के निर्देश दिए। साथ ही कुरुक्षेत्र से आए रिटायर्ड सूबेदार ने गृह मंत्री को उसकी जमीन पर कब्जे की शिकायत दी। उसने बताया कि इस मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और गृह मंत्री ने डीसी कुरुक्षेत्र को मामले में जांच के निर्देश दिए। इसके अलावा कई लोगों की समस्याओं को सुना और समाधान के निर्देश भी दिए।
खबर यमुनानगर से है, जहां साडोरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रेणु बाला ने बिलासपुर अनाज मंडी में न्याय यात्रा रैली आयोजित की, जिसे लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने कहा कि यह यात्रा न्याय की यात्रा है, लोगों का दुख दर्द सुनाने, सत्ता परिवर्तन लाने की यात्रा है, जो हरियाणा के लगभग प्रत्येक हिस्से में जा चुकी है, जिसमें उन्हें भारी समर्थन मिला है। अपने संबोधन में कुमारी शैलजा ने कहा कि चुनाव सिर पर हैं और सभी कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतरकर मेहनत करनी है। दूसरे चरण में फिर से वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के और लोगों के बीच में जाएंगे और उन्होंने कहा कि यात्रा अपने लिए नहीं, बदलाव और सेवा करने का मकसद लेकर शुरू की गई है। कार्रवाई ईडी आज के दिन आपने देखा है, चाहे नेता हो, चाहे इवन मीडिया के कुछ लोग, चाहे बिजनेस के लोग हों, जो इनको लगता है कि इनकी लाइन का नहीं है या इन्होंने किसी को कुछ दिखाना है या किसी की आवाज को दिखाना या आपको दिखाने के लिए इनको कुछ करें, ये एक उस तरह के हथियार बना लिए हैं। सरकार जैसे चाहे, ये तानाशाह सरकार है, ये उसी की उसका एक हिस्सा है। कुमारी शैलजा का ये बयान अभी आपने सुना, सत्ता परिवर्तन लाने की ये यात्रा है। उन्होंने कहा ये न्याय यात्रा की रैली निकाली गई है और इस रैली के दौरान कुमारी शैलजा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार की ओर से विभिन्न विभागों में चीफ विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, जिसमें से कुल 7 अधिकारियों को विभाग अलॉट कर दिए गए हैं। इनमें से 6 रिटायर्ड अधिकारी शामिल हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभागों और निगमों में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए चीफ विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त करने का निर्णय लिया था। चीफ विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, जिसकी सूची जारी कर दी गई है। तस्वीर अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। चीफ विजिलेंस ऑफिसर की नियुक्ति की यह सूची जारी कर दी गई है। जो अब भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करेंगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगी। चीफ विजिलेंस ऑफिसर की नियुक्ति की गई है, जिसकी सूची जारी कर दी गई है। इन ऑफिसर की नियुक्ति भ्रष्टाचार के मामलों पर लगाम लगाने के लिए की गई है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सोमवार को चंडीगढ़ में केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय की उच्च स्तरीय समिति और हरियाणा के नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा शहरी नियोजन पर आयोजित हरियाणा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हरियाणा हजारों वर्षों की प्राचीन विरासत को समेटे हुए है। राखीगढ़ जैसे स्थल हमारे पूर्वजों की अनूठी शहरी नियोजन क्षमता का प्रमाण है। इसके अलावा उन्होंने हितधारकों से नवोन्वेषी समाधान अपनाने और बदलते डायनेमिक्स के अनुरूप ढलने का आग्रह किया। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम हरियाणा शहरी विकास परिषद कहते हैं, उसके जरिए हमने काफ़ी शहरों में डेवलपमेंट कराई, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे वो करनाल हो, चाहे पानीपत हो, इत्यादि इत्यादि। लेकिन उसी में अब कुछ दिक्कतें भी हैं, उसमें काफ़ी लोगों को परेशानियां भी हैं। आबादी बहुत बढ़ गई है। अब उसी के बारे में आगे क्या क्या सोचना चाहिए, उसके बारे में सोचना। ये प्लानर्स इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रैक्टिशनर्स एक अलग सेट ऑफ। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कैथल में हुए गबन के मामले में पकड़े गए सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जितेंद्र कौशिक और कृष्ण कुमार के पूर्व जीएम को संपत्ति की जांच की है और आधार वार्ड के जरिए इनके नाम पर दर्ज संपत्तियों के अलावा बैंक ट्रांजैक्शन और परिवार के लोगों के नाम संपत्ति और राशि देखी जा रही है। एसीबी ने इन सभी आरोपियों का
कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाल रही है ताकि आगे गबन से जुड़े लिंक देखे जा सके। जिले की 34 सिपेक्स जांच के दायरे में गबन की जड़ तक पहुंचने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो ने जिले में सभी पॉक्सो का रिकॉर्ड तलब किया है। वहीं इसके लिए सोमवार को टीम ने संबंधित कार्यालय का दौरा किया और रिकॉर्ड के लिए आधिकारिक तौर पर पत्र भी सौंपा। अभी तक की गई जांच में 34 ऐसे पैक्स चिन्हित किए गए हैं जिनमें गबन को अंजाम दिया गया है। इनका रिकॉर्ड प्राथमिकता के तौर पर मांगा गया है और ये पैक्स फिलहाल एसीबी के रडार पर हैं। वहीं एसीबी का मानना है कि पैक्स प्रबंधक या कर्मचारियों की जानकारी और मिलीभगत के बिना चेक नहीं काटे जा सकते, इसलिए गबन में उनकी भूमिका की जांच करना आवश्यक हो जाती है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में हुई पीएम पोषण योजना राज्य के 8,671 प्राथमिक स्कूलों एवं 5,582 उच्च प्राथमिक विद्यालयों सहित कुल 14,253 विद्यालयों में संचालित की जा रही है और इनमें से 14,000 प्ले और स्कूल बाल वाटिकाएं भी शामिल हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी पीएम पोषण योजना के बेहतर क्रियान्वयन और उपयोग पर ध्यान दें ताकि बच्चों को पोषण और प्रोटीन युक्त भोजन मिल सके। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों का सर्वे करके बच्चों को पूर्ण रूप से प्रोटीन और पोषण युक्त भोजन प्रदान करने के बारे में सरकार को अवगत करवाएं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि स्कूलों में बच्चों को गुणवत्ता युक्त भोजन मिले ताकि उन्हें कुपोषण की समस्या से निजात दिलवाई जा सके। उन्होंने आगे कहा कि प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी खाद्य सामग्री प्रदान करने के लिए चलाए जा रहे हैं मिड डे मील के राष्ट्रीय कार्यक्रम को अब पीएम पोषण के नाम से जाना जाता है। यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है और इस योजना के तहत सभी सरकारी, स्थानीय निकायों और सरकारी सहायता प्राप्त निजी संस्थाओं द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। पीएम पोषण योजना के तहत 658 करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई है और पीएम पोषण योजना इसका नाम है जिस पर जोर दिया जा रहा है, जिसके तहत 658 करोड़ के बजट को मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि कुपोषण की समस्या को निजात देने के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है। एचएसएससी ने ग्रुप सी का रिजल्ट जारी हो गया है, जहां हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न विभागों में 59 श्रेणियों के ग्रुप सी पदों के लिए परिणाम की घोषणा कर दी है। विभिन्न विभागों की इन भर्तियों में आयोग ने फाइनल रिजल्ट जारी करते हुए चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिए हैं। हाईकोर्ट ने ग्रुप सी के 20,000 पदों की भर्ती का रास्ता साफ किया था, जो कि हाईकोर्ट ने रिजल्ट पर लगाई रोक हटाई थी। हरियाणा सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में तर्क दिया गया था कि 19 याचिकाओं के लिए 20,000 पदों की भर्ती न रोकी जाए। सरकार ने हाईकोर्ट में आश्वासन दिया था कि याचिकाकर्ताओं के लिए 19 पद रिक्त रखे जाएंगे। एचएसएससी ने ग्रुप सी का रिजल्ट जारी कर दिया है। 59 श्रेणियों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर यह रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 20,000 भर्ती में एचसी ने रोक हटा दी थी। आपको बता दें, एचएसएससी ने ग्रुप सी का रिजल्ट जारी कर दिया है और ये रिजल्ट जो है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है, जिसमें 59 श्रेणियों का रिजल्ट जारी हुआ है। एचएसएससी ने ग्रुप सी का रिजल्ट जारी कर दिया है और ये रिजल्ट उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर उन्होंने जारी किया है। और आपको बता दें कि इस रिजल्ट में 59 श्रेणियों का रिजल्ट जारी किया गया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने 20,000 भर्ती पर रोक हटा दी थी, जिसके बाद एचएसएससी ने ग्रुप सी का रिजल्ट जारी किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर और 59 श्रेणियों का रिजल्ट
उनकी वेबसाइट पर जारी हुआ है। चरखी दादरी में सरकार की तरफ से सब्जी मंडी आड़तियों पर 2% टैक्स हटाने की घोषणा की थी, जिसके बाद भी टैक्स लगने और गेट काटने के विरोध में आड़तियों ने सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान सब्जी मंडी एसोसिएशन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नितिन जांधू की अगुवाई में निर्णय लिया गया कि सरकार ने अपने फैसले को धरातल पर लागू नहीं किया तो 10 फरवरी से प्रदेश की सब्जी मंडियों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर देंगे। हरियाणा सब्जी मंडी आड़ती एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन जांघू की अगुवाई में आड़तियों ने चरखी दादरी की सब्जी मंडी में एकजुट होते हुए मांगों को लेकर मंथन किया। इस दौरान सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया। आड़तियों ने कहा कि कोरोना काल के दौरान 2% टैक्स लगाया गया था, जिसे आड़तियों की मांगों पर सरकार ने हटाने की घोषणा की थी। बावजूद इसके धरातल पर लागू नहीं हुआ है और सब्जी मंडी के आड़ती सरकार की मौजूदा प्रणाली के खिलाफ है। चरखी दादरी सब्जी मंडी की ये तस्वीरें हैं जहां पर किसानों ने रोष प्रदर्शन किया है और किसानों ने रोष प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। सरकार पर किसानों ने वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते भी नजर आए। चरखी दादरी सब्जी मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। नूंह में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल की विशेष पॉक्सो अदालत ने 10 वर्षीय बच्चे से कुकर्म करने के मुख्य आरोपी को दोषी ठहराया है। दोषी को 20 साल की सजा के साथ 22,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा अदालत ने पीड़ित पक्ष को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की सिफारिश भी की है। यह मामला 2021 में नगीना थाने के एक गांव में हुआ, जहां आरोपी ने बच्चे को सरसों के खेत में ले जाकर कुकर्म किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी वसीम को गिरफ्तारी कर लिया था और वहीं दूसरा आरोपी नाबालिग था, जो फिलहाल फरार है। हाँ जी, आज एक्यूज्ड वसीम को ऑनरेबल पॉक्सो कोर्ट ने अंडर सेक्शन 6 में 20 साल 20,000 रुपए और 506 आईपीसी में 2 साल 2,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस केस में विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत विक्टिम को 2 लाख रुपए कंपनसेशन भी ऑनरेबल पॉक्सो कोर्ट ने प्रोवाइड कराया है। इस केस की बात करें फैक्ट्स की तो ये 12 जनवरी 2021 का मैटर था। जो इसमें विक्टिम था वो छोटा बच्चा था, 10 साल का लड़का। वो खेलने के लिए पास में जाता है तो वहाँ पे एक्यूज्ड वसीम
और एक जो इसमें चाइल्ड है जिसका ट्रायल अलग से चल रहा है। पॉक्सो कोर्ट ने कुकर्म के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है, 22,000 का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि 2021 का ये मामला है, जहां 3 साल पहले इन्होंने बच्ची के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद अब पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई है और इस आरोपी को 20 साल की सजा और 22,000 जुर्माना लगाया है। वहीं पीड़ित के परिवार को 2 लाख मुआवजा देने की भी बात कही है। पलवल के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जिले को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसी संदर्भ में नागरिक अस्पताल में टीबी के लक्षण और रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्षदों ने भाग लिया और नोडल अधिकारी डॉक्टर संजय शर्मा ने कहा कि क्षय रोग, जिसे आमतौर पर टीबी कहते हैं, जो कि हमारे फेफड़ों पर असर करता है, देश में हर साल लाखों लोग इसके शिकार हो जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीबी की रोकथाम के लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी व्यक्ति को 2 हफ्ते से अधिक खांसी का होना, लगातार बुखार होना, रात में पसीना आना और वजन बढ़ना, घटना आदि टीबी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, तो इसको नजरअंदाज न करें बल्कि तुरंत बलगम की जांच कराएं। टीबी रोग निकलता है तो इसकी दवा करें, नियमित दवा खाने से ये रोग ठीक हो सकता है। पार्षदों से टीबी के बारे में कैसे फैलता है, क्या लक्षण है, क्या स्टिग्मा नहीं रहना चाहिए समाज में, इस तरह की जानकारी उन्हें प्राप्त करी। क्या टीबी के मरीज को बेनिफिट दिए जा रहे हैं, जैसे 500 रुपए की स्कीम है उसको पोषण की, आशा को है, इन्फॉर्मेंट को है 500 रुपए, ट्रीटमेंट पे उसको दिए जाते हैं। या जो निक्षय मित्र बनाने के लिए भी उनसे एक अपील करी कि आप ज्यादा से ज्यादा टीबी के मरीजों को निक्षय मित्र बनाएं, जिससे कि जो गरीब तबका का मरीज है उनको न्यूट्रिशन वो मिल सके और जैसे टीबी के मरीजों का इलाज अच्छी तरीके से हो सके। दूसरा, ग्राम पंचायतों को टीबी फ्री मुक्त पंचायत करने के तहत भी उनको जानकारी दी गई, जिसमें हम कई आयोजन किए गए। स्वास्थ्य विभाग की ये पहल है, जिसमें जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए सभी को जागरूक किया जा रहा है और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सभी को इसमें जानकारी दी जा रही है कि टीबी की बीमारी से कैसे बचें, कैसे निजात पाएं और कैसे पहचानें इस बीमारी को। हर जगह पर जिले जिले में जाकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के तहत लोगों को जानकारी दी जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, टीबी के जानकारी दी जा रही है, टीबी से कैसे बचा जाए इसकी जानकारी भी लोगों को दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ये पहल है और जागरूकता कार्यक्रम का इसके तहत आयोजन किया गया है हर जिले में, जिसमें जिले के लोगों को, पंचायतों को जानकारी दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ये पहल, जिसमें टीबी के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, टीबी की बीमारी से कैसे बचा जा सके इसके बारे में जानकारी लोगों को दी जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार। Hey, Mom. Hey.